हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी ए काजल डेरोलिया। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स एंड रिसीट्स। अगर हम बात करें सी ए फाउंडेशन की, तो सी ए फाउंडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से 2 to 3 मार्क्स की कवरेज हो सकती है। ठीक है, जनरली होती है 2 to 3 मार्क्स की कवरेज। अब एग्जाम में से क्वेश्चन कैसे आता है वो भी आप समझ लो। फर्स्ट क्वेश्चन जो कंपलसरी है ना, उसमें कोई भी 2 क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स का इस टॉपिक से रिलेटेड हो सकता है, या कोई एक क्वेश्चन जो कि पूरा 3 मार्क्स का कवर करेगा। उसमें आपके पास 3 स्टेटमेंट दिए होंगे और आपको ये जस्टिफाई करना होगा कि कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कौन सा रेवेन्यू रिसीट है और कौन सा कैपिटल रिसीट है। क्लियर? अच्छा, पेपर पैटर्न पे अगर हम लोग बात करें तो पेपर पैटर्न पे हमने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया हुआ है। पेपर पैटर्न प्लीज़ पहले आप देख लेना, वहाँ हमने सारी चीज़ें बताई हैं। और उसके अलावा कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसीट का क्या कॉन्सेप्ट है, इसका क्या मतलब है, ये सारी चीज़ें भी हमने ऑलरेडी बताई हुई हैं। इसके लिए भी हमने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है। अगर आपने वो टॉपिक अभी तक क्लियर नहीं किया है तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक प्रोवाइड कर देंगे। आप पहले कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर एंड रिसीट की डेफिनेशन, मीनिंग, ये सारी चीज़ें आप पहले समझ लेना उस वीडियो से। और वो वीडियो पूरी तरीके से ICI मॉड्यूल पे ही बेस्ड है। क्लियर? चलो, अब हम लोग आज स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हमारे ICI के मॉडल में दिए हुए हैं, है ना। हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस रिलेटेड टू कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसीट आपकी ICAI के मटेरियल में दिए हुए हैं, आज हम लोग उसका डिस्कशन करेंगे। तो सब अपनी CA के इंस्टीट्यूट की मटेरियल ओपन करो, पेज नंबर आओ 1.58। देखो, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 1.58 से। तो ये चैप्टर शुरू हो रहा है। न्यूमेरिकल की बात करें तो न्यूमेरिकल दिया हुआ है पेज नंबर 1.60 पे। सब आ जाओ 1.60 पे। अब इसमें एक एक क्वेश्चन हम रीड करके आप लोगों को समझा दे रहे हैं, और उसके अलावा सोल्यूशन में हम जितनी चीज़ें टिक कराएंगे ना वो रेलेवेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो आप टिक कर लेना, दोबारा आपको वही पढ़ना होगा। सबसे पहले बोला स्टेट विथ रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। स्टेट विथ रीजन, इसी की हम बात कर रहे थे कि यहाँ से 2 मार्क्स की कवरेज हो सकती है। सबसे पहला देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है ओवरऑल एक्सपेंसेस ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज्ड आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सबसे पहले यहाँ बता रहा है कि आपने एक मशीन खरीदी जो कि सेकेंड हैंड है। एंड ओवरऑल एक्सपेंस मतलब क्या होता है बेटा? ओवरऑल एक्सपेंस मतलब कि कोई भी ऐसा खर्चा जिससे आप अपनी मशीन को वापस से वर्किंग कंडीशन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो जब आपने सेकेंड हैंड मशीनरी ली, उस पर ओवरऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड किया, दैट इज़ उसको वर्किंग कंडीशन में कन्वर्ट किया, तो इसका मतलब उस मशीन से आप प्रोडक्शन कर पाओगे, है ना। तो इसका क्या मतलब है कि अगर आपकी किसी भी असेट को आप वर्किंग कंडीशन में कन्वर्ट कर सकते हो, या कह लो कि उससे प्रोडक्शन कर पाओगे, तो वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ, क्योंकि उसका बेनिफिट आपको कई सालों तक मिलना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं बल्कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्लियर? सेकेंड देखो, मनी स्पेंड टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंसेस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो, वर्किंग एक्सपेंसेस मतलब क्या होता है बेटा? डे टू डे एक्सपेंसेस। जो आपका डे टू डे एक्सपेंसेस हो रहा है बिजनेस को रन करने के लिए, अगर हमने कुछ खर्चा किया और इस एक्सपेंस को हम कम कर पा रहे हैं, तो फिर ये जो एक्सपेंस आप कम कर रहे हो ये तो हर साल के लिए आप कम कर पाओगे, है ना। दैट इज़ ये जो आपका बेनिफिट है ये लॉन्ग रन के लिए है या लॉन्ग टर्म के लिए है। तो लंबे समय के लिए अगर बेनिफिट है तो क्या वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा? बिल्कुल भी नहीं। वो कौन सा एक्सपेंडिचर होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आंसर क्या होगा? फॉल्स। नेक्स्ट, लीगल फीस टू अक्वायर प्रॉपर्टीज कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आपको लीगल फीस का पेमेंट करना पड़ रहा है, तो बट ऑब्वियस वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्यों? क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी आपने परचेज की, यहाँ ये प्रॉपर्टी परचेज तो कर ली, बट इसका जो ओनरशिप राइट है, क्या हमने बोला? ओनरशिप राइट, जो उस पर आपको अधिकार है, वो किससे मिलेगा? ये लीगल फीस पे करने से, है ना। तो ये आपकी एक असेट जनरेट हो गई, और इस असेट का बेनिफिट आपको कई सालों तक मिलना है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। नेक्स्ट, अमाउंट स्पेंट एज लॉयर्स फीस टू डिफेंड अ सूट
claiming that the firm's factory site belonged to the plaintiff's land is capital expenditure। अब आप लोग बोलोगे मैम प्लांटिफ क्या होता है, तो समझो दो पार्टी होती है, एक होती है प्लांटिफ और एक होती है डिफेंडेंट। प्लांटिफ वो होती है जो कोर्ट में केस फाइल करती है एंड डिफेंडेंट वो होता है जिसके अगेंस्ट केस फाइल किया जाता है। क्लियर? तो प्लांटिफ वो पार्टी है जिसने केस फाइल किया और डिफेंडेंट वो है जिसके अगेंस्ट प्लांटिफ ने केस फाइल किया। इसीलिए इसका नाम डिफेंडेंट है, क्योंकि इसको खुद को डिफेंड करना होता है, इसको खुद को प्रूव करना होता है। अब देखो क्वेश्चन में बोला क्या था। क्वेश्चन में हमसे पूछा कि अमाउंट स्पेंट एज लॉयर्स फीस टू डिफेंड अ सूट क्लेमिंग दैट द फर्म्स फैक्ट्री साइट बिलोंग टू द प्लांटिफ्स लैंड। प्लांटिफ एक पर्सन है, मान लो ए ने बोला कि हमारे लैंड पे बी की जो फैक्ट्री साइट है वो हमारे लैंड पे है। ए ने ये बताया कि हमारे लैंड पे बी की फैक्ट्री साइट है। क्लियर? इसके लिए उसने सूट फाइल किया। तो बट ऑब्वियस ए ने क्यों इस पे सूट फाइल किया होगा कि अगर आप हमारी लैंड यूज़ कर रहे हो अपनी फैक्ट्री चलाने के लिए, तो उस केस में आपको हमें कुछ ना कुछ खर्चा पे करना होगा, दैट इज़ मेंटेनेंस का खर्चा पे करोगे ना। तो यही बता रहा है कि आपको हमें मेंटेनेंस एक्सपेंस पे करना होगा। इसीलिए तो ए ने केस फाइल किया कि भाई हमारी लैंड आप यूज़ कर रहे हो तो चलो उस पर कुछ ना कुछ आपको खर्चे पे करने होंगे। ठीक है, अच्छा। और ये जो लॉयर फीस दे रहा है, अमाउंट स्पेंड इज लॉयर फीस, तो कहीं पे भी इससे लैंड की क्या कोई कैपेसिटी, वर्किंग कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है? नहीं। क्या कोई रेवेन्यू जनरेट हो रहा है? नहीं। सिर्फ और सिर्फ मेंटेनेंस एक्सपेंस के लिए बात हो रही है। तो उस केस में क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा? नहीं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। नेक्स्ट, अमाउंट स्पेंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ वॉर्न आउट पार्ट ऑफ मशीन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो वॉर्न आउट पार्ट मतलब क्या होता है, ये अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, वॉर्न आउट पार्ट मतलब कि जब आप अपनी मशीन को मेंटेन करने के लिए, हमने क्या बोला, मशीन को मेंटेन करने के लिए जो खर्चा आप बेयर कर रहे हो वो है वॉर्न आउट पार्ट। वॉर्न आउट पार्ट मतलब कि बेसिकली जो छोटे मोटे पार्ट्स होते हैं आपकी मशीन में जो ख़राब हो जाते हैं और उनको आपको रिप्लेस कराना होता है, अदरवाइज़ आपकी मशीन चलेगी ही नहीं। ठीक ना, तो इससे कोई रेवेन्यू जनरेशन होगा, ना ही आपकी असेट की लाइफ बढ़ेगी। सिर्फ और सिर्फ ये किस तरह का खर्चा है बेटा? मेंटेनेंस कॉस्ट है। तो मेंटेनेंस कॉस्ट तो आपको बेयर करना ही पड़ेगा। जैसे मशीन है, कोई छोटा मोटा पार्ट उसका ले लो, या फिर जैसे ऑयलिंग वगैरह हुई तो वो आपको मतलब एक फिक्स टाइम पीरियड पे कराना होता है, अदरवाइज क्या हमारी मशीन चलेगी? नहीं। ठीक है, तो क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्यों है? क्योंकि इससे किसी भी तरह का कोई मशीन का लाइफ या फिर कह लो वर्किंग कंडीशन कुछ भी इंक्रीज नहीं होने वाला। ठीक। नेक्स्ट, expense incurred on the repairs and white washing for the first time on the purchase of an old building are revenue expenses। सबसे पहले तो हमने ये ओल्ड बिल्डिंग पहली बार खरीदी और उस पर रिपेयर एंड वाइट वॉशिंग कराया, तो बट ऑब्वियसली किसका पार्ट बन जाता है? ओल्ड बिल्डिंग का पार्ट बन जाता है, मतलब कैपिटलाइज होता है। ये हम सबको पता होगा कि अगर हमने कोई असेट खरीदा और उस पर फर्स्ट टाइम कोई रिपेयर वाइट वॉशिंग कराया है तो वो हमेशा असेट का पार्ट बनता है, मतलब असेट की कॉस्ट में ऐड कर दिया जाता है। तो क्या वो रेवेन्यू एक्सपेंस होगा? नहीं, कैपिटल एक्सपेंस होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद ऑब्टेनिंग लाइसेंस फॉर रनिंग द सिनेमा इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपको सिनेमा हॉल रन करना है, उसके लिए आप लाइसेंस लेने गए, तो बट ऑब्वियस सिनेमा हॉल रन करने के लिए, मतलब एक असेट क्रिएट करने के लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत है, और ये लाइसेंस आपको राइट देगा कि आप इस सिनेमा हॉल को रन कर सको और इस सिनेमा हॉल से आप इनकम जनरेट कर सको फॉर मोर देन 1 ईयर। तो उस केस में तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है ही है, क्योंकि इस लाइसेंस से आपको राइट मिल रहा है एक असेट चलाने का। ठीक। एंड लास्ट इज अमाउंट स्पेंड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पररी हट्स विच वर नेसेसरी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सिनेमा हाउस एंड वर डिमोलिश्ड व्हेन द सिनेमा हाउस वॉज रेडी इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपने सिनेमा हॉल बनाना है, ठीक, सिनेमा हाउस का कंस्ट्रक्शन करना है। अब इस कंस्ट्रक्शन के लिए आप छोटे छोटे घर बनाए हो जहाँ पे लोग रहेंगे, जो लेबर क्लास है वो रहेगा और वो वहाँ रह करके आपके सिनेमा हाउस का कंस्ट्रक्शन करेगा। तो ये जो टेम्पररी हाउस का आपने कंस्ट्रक्शन किया, टेम्पररी हट्स का कंस्ट्रक्शन किया, ये किसके लिए है? सिनेमा हाउस के लिए। तो बट ऑब्वियस इसका जो कॉस्ट है वो भी कहाँ ऐड होगा? सिनेमा हाउस में। मतलब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि खुद सोचो टेम्पररी हट्स आपने बनाया तभी तो आप सिनेमा हाउस का कंस्ट्रक्शन कर पाओगे, मतलब असेट क्रिएट कर पाओगे, और असेट क्रिएट करने के लिए अगर आप कोई भी खर्चा कर रहे हो तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्लियर?
सोल्यूशन देख लेते हैं और इसमें हम जितना टिक करा रहे हैं ना वो टिक करते जाओ, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो रेलेवेंट है। फर्स्ट देखो, ओवरऑल एक्सपेंस की बात किया था, वो वर्किंग कंडीशन में कन्वर्ट करता है आपके एसेट को, ठीक। सेकेंड पॉइंट में देखो, सेकेंड पॉइंट हमारा क्या था, हाँ, फॉर रिड्यूसिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वुड हैव जनरेटेड लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स टू द एंटिटी, क्योंकि उसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टाइम तक मिलेगा। तो जो जो आपको पढ़ना है वो हम आपको टिक करा दे रहे हैं, ठीक। इसमें भी फर्स्ट में तो पूरा ही पढ़ लेना। थर्ड में देखो, लीगल फीस के बारे में बताया था, वो भी पूरा रीड करेंगे। फोर्थ में सिर्फ इतना टिक करने की जरूरत है कि लीगल एक्सपेंसेस इनकर्ड टू डिफेंड अ सूट क्लेमिंग दैट द फर्म्स फैक्ट्री साइट बिलोंग्स टू द प्लांटिफ इज मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर ऑफ द एसेट, और क्योंकि मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर है तो वो क्या हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिफ्थ वॉर्न आउट पार्ट पे था, और वॉर्न आउट पार्ट मतलब मेंटेनेंस कॉस्ट। 6 भी पूरा पढ़ेंगे, क्योंकि 6 में बताया था कि रिपेयरिंग एंड वाइट वॉशिंग जो आप कराते हो वो बेसिकली कैपिटलाइज होता है, ठीक। ये टिक कर लेना। और 7th 8 में भी देखो, 7th और 8 पूरा टिक करना है, क्योंकि सिनेमा हॉल तब तक स्टार्ट नहीं होगा जब तक लाइसेंस नहीं मिलेगा, तो वो कैपिटलाइज होगा, वो पूरा वही चीज़ मेंशन किया है। एंड टेम्पररी हट्स का मेंशन किया है, तो ये पूरा पढ़ना। और हमने क्या बोला कि बाकी जितनी चीज़ें हम टिक नहीं कराएं वो नहीं भी लिखोगे एग्जाम में तो चलेगा, उसको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है एंड टिक करने की भी ज़रूरत नहीं है। अबाउ इलस्ट्रेशन 2 पे अब देखो कह रहा है कि स्टेट विद रीजंस वेदर द फॉलोइंग आर कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, सीधे 3 मार्क्स का बनेगा, 3 स्टेटमेंट दिया रहेगा, एक 1 मार्क्स ईच, एंड आपको जस्टिफाई करना होगा कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्लियर। अब यहाँ कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात की है तो रिसीट आएगा ही नहीं। पहला बोला एक्सपेंसेस इनकर्ड इन कनेक्शन विद ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस फॉर स्टार्टिंग द फैक्ट्री फॉर ₹10,000। फैक्ट्री स्टार्ट करने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या है, लाइसेंस लेना पड़ेगा, और अगर हम लाइसेंस ले लें तो हमें एक असेट को कैरी करने का राइट मिलेगा, मतलब एक असेट को चलाने का अधिकार मिलेगा, है ना। तो उस केस में 10,000 क्या हो जाएगा बेटा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो लिखा भी है, मनी पेड 10,000 फॉर ऑब्टेनिंग लाइसेंस टू स्टार्ट अ फैक्ट्री इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। दिस इज एन आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू एक्वायर द राइट टू कैरी ऑन बिजनेस। आपको बिजनेस कैरी करने का ये अधिकार देता है, ठीक, लाइसेंस। नेक्स्ट कह रहा है 1,000 पेड फॉर रिमूवल ऑफ इन्वेंट्री टू अ न्यू साइट। आप पहले ओल्ड साइट पे थे, अब आप न्यू साइट पे जा रहे हो, तो यहाँ पे जो भी इन्वेंट्री आपने बनाई थी उसको शिफ्ट कर दिया न्यू साइट पे। क्या इससे कोई बेनिफिट जनरेट हुआ क्या? नहीं। क्या इससे हमारे एसेट की वैल्यू बढ़ी? नहीं बढ़ी। तो ये तो सिर्फ शिफ्टिंग है, इसका मतलब ये किस तरह का खर्चा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो 1,000 पेड फॉर रिमूवल ऑफ इन्वेंट्री टू अ न्यू साइट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दिस इज नीदर ब्रिंगिंग एंड्योरिंग बेनिफिट नॉर इनहैंसिंग द वैल्यू ऑफ द असेट। ना तो असेट से कोई बेनिफिट अराइज होगा, ना ही असेट की वैल्यू इंक्रीज होगी। क्लियर। नेक्स्ट, rings and pistons of an engine were changed at a cost of 5,000 to get a fuel efficiency। मतलब आपने अपनी इंजन में रिंग्स एंड पिस्टन चेंज किया और इससे आप अपनी फ्यूल की एफिशिएंसी बढ़ा रहे हो। जब आप अपने फ्यूल की एफिशिएंसी, क्योंकि इंजन किससे चलेगा, फ्यूल से, तो अगर आप फ्यूल की एफिशिएंसी बढ़ाओ इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने फिक्स्ड असेट में इम्प्रूवमेंट की, कहीं ना कहीं आपने फिक्स्ड असेट का एक तरह से कह लो कि जो प्रोडक्शन है वो आप बढ़ा दोगे। प्रोडक्शन तो नहीं कहेंगे, एक तरह से इंजन है ना, तो इंजन चलने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ेगी, कहीं ना कहीं इंजन की लाइफ बढ़ेगी, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो इंजन में आपने रिंग्स एंड पिस्टन चेंज किया, उससे फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ी। अगर फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ी तो आपके फिक्स्ड असेट की आपने इम्प्रूवमेंट की, क्योंकि अब वही इंजन आप और ज़्यादा टाइम तक रन कर पाओगे। तो ये किस तरह का खर्चा हो जाएगा बेटा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। थर्ड पॉइंट में देखोगे तो यही लिखा है कि दिस इज एन एक्सपेंडिचर ऑन इम्प्रूवमेंट ऑफ अ फिक्स्ड असेट। इट रिजल्ट्स इन इंक्रीजिंग प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस बाय कॉस्ट रिडक्शन। क्योंकि आप कॉस्ट रिड्यूस कर रहे हो एंड कॉस्ट रिड्यूस करने से ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका बेनिफिट बढ़ेगा। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं। कह रहा मनी पेड टू MTNL 8,000 फॉर इंस्टॉलिंग टेलीफोन इन द ऑफिस। पहली बात तो ये असेट है, ये कोई खर्चा है ही नहीं, है ना। आपने अगर एक MTNL फ़ोन लगाया है तो उस केस में आपका एक असेट बढ़ जाएगा लैंडलाइन का। ठीक, देखो लिखा है कि मनी डिपॉजिटेड विद MTNL फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ टेलीफोन इज इन ऑफिस इज नॉट एक्सपेंडिचर। दिस इज ट्रीटेड एज एन असेट and the same is adjusted over a period of time against actual telephone bills. Clear?
एंड लास्ट पॉइंट बोला फैक्ट्री शेड वॉज कंस्ट्रक्टेड एट अ कॉस्ट ऑफ 1 लाख. अ सम ऑफ 5,000 हैड बीन इनकर्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पररी हट्स फॉर स्टोरिंग बिल्डिंग मटेरियल. टेम्पररी हट्स आपने बनाया है और हमने पहले ही बताया कि ये जितने भी टेम्पररी हट्स की हम बात करेंगे, ये बनाने का जो भी कॉस्ट आएगा उसको हम हमेशा क्या करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं, क्योंकि इसकी हेल्प से ही आप अपने बिजनेस को या कह लो अपने असेट को आप रन कर पाओगे. लास्ट है अ फैक्ट्री शेड वॉज कंस्ट्रक्टेड एट अ कॉस्ट ऑफ 1 लाख. A sum of 5,000 had been incurred in the construction of temporary huts for storing building material. तो हमेशा याद रखना, हमने पहले बताया कि अगर हम बात कर रहे हैं टेम्पररी हट्स की, ठीक है, अगर हम लोग बात कर रहे हैं टेम्पररी हट्स की, तो इसका कंस्ट्रक्शन क्यों होता है? इसका कंस्ट्रक्शन सिर्फ इसलिए होता है ताकि जो आपका मेन असेट है उसमें आपको थोड़ी हेल्प मिल जाए. तो ये हमेशा क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर. देखो लिखा भी है कि बिल्डिंग इज फिक्स्ड असेट which will generate enduring benefit to the business over more than one accounting period, and construction of temporary huts is incidental to the main construction. मतलब बिना इसके कंस्ट्रक्शन के बिल्डिंग को आप सपोर्ट कर ही नहीं पाओगे, इसीलिए इस कॉस्ट को भी हम क्या करते हैं, बिल्डिंग के कॉस्ट में कैपिटलाइज करते हैं. जो भी टेम्पररी हट्स हमने बनाया है वो कहीं ना कहीं बिल्डिंग से बेनिफिट निकालने के लिए ही बनाया है. क्लियर? तो ये किस तरह का खर्चा हो जाएगा, हमेशा कैपिटल एक्सपेंडिचर. कौन सा? टेम्पररी हट्स का. अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है तुम्हारा इलस्ट्रेशन 3. इलस्ट्रेशन 3 भी बहुत सिंपल है. देखो कह रहा है गुड पिक्चर्स लिमिटेड कंस्ट्रक्ट अ सिनेमा हाउस एंड इनकर्स द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर एंडेड 31 मार्च 2016. ये सारे एक्सपेंडिचर हैं और आपको पॉइंट आउट करना है कि आप कैसे अबव आइटम को क्लासिफाई करोगे. क्लियर? क्लासिफाई करना मतलब कितना कैपिटल में डालोगे और कितना रेवेन्यू में डालोगे. सेकेंड हैंड फर्नीचर आपने खरीदा 9,000 का, रीपेंटिंग कराई 1,000 की और फर्नीचर को इंस्टॉल्ड किया 200 का. आपको सिर्फ ये बताना है पॉइंट आउट हाउ वुड यू क्लासिफाई द अबव आइटम, कि आप कैसे अबव आइटम को क्लासिफाई करोगे, किसमें कितना अमाउंट डालोगे. तो पहली बात तो हमने फर्नीचर खरीदा है तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ, और कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा बेटा, 10,200, क्योंकि ये 9,000 प्लस 1,000 प्लस 200 ये सबका सब कब खर्च हुआ है, जब आपने सेकेंड हैंड फर्नीचर खरीदा और बेसिकली उसको लगवाने में और उसको वर्किंग कंडीशन में कन्वर्ट करने के लिए आपने खर्चा किया है. तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर. ठीक. नेक्स्ट, एक्सपेंसेस इन कनेक्शन with obtaining a license for running the cinema hall worth rupees 20,000. During the course of the year, the cinema company was fined 1,000 for contravening rules. Renewal fees 2,000 for next year also paid. अब ये जो 20,000 हमने पे किया, ये किसके लिए किया, लाइसेंस के लिए, और ये लाइसेंस मिलेगा तभी आप सिनेमा हॉल रन कर सकते हो. तो इसका बेनिफिट तो हमें लॉन्ग रन में मिलेगा, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया. हाँ ठीक है. अब कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर, जब हम सिनेमा हॉल चलाने लग गए तो हमने किसी रूल को कंट्रावीन किया, दैट इज तोड़ा, उसके लिए हमें 1,000 रुपये की पेनाल्टी देनी पड़ी. तो ये पेनाल्टी क्या हो जाएगी बेटा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ये तो नॉर्मल खर्चा है एक पर्टिकुलर ईयर के लिए, ठीक है. एंड हमने इसी साल अगले साल के लिए 2,000 रुपये का पेमेंट किया है जो कि रेन्यूअल फीस के लिए है. तो रेन्यूअल फीस तो हमें देना पड़ता है ना, और रेन्यूअल फीस का बेनिफिट आपको सिर्फ और सिर्फ उसी इंडिविजुअल ईयर के लिए मिलता है, उसी पर्टिकुलर ईयर के लिए आपका लाइसेंस रिन्यू हो रहा है. तो ये भी क्या हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. क्लियर है? पढ़ भी लेते हैं दोनों का आंसर. देखो फर्स्ट में बोला है कि जो टोटल कॉस्ट है फर्नीचर की वो 10,200 हो जाएगी और उसको कैपिटलाइज करेंगे. ठीक, बस इतना लिख देने से चल जाएगा, आगे का लिखने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट, लाइसेंस फॉर रनिंग द सिनेमा हाउस इज नेसेसरी, हेंस उसको हम कैपिटलाइज करेंगे. पर जो फाइन है वो क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि फाइन हम कब पे करेंगे, जब हमें सिनेमा हॉल का लाइसेंस मिल जाएगा, हम उसको रन कर रहे होंगे तो एक तरह से वो पेनाल्टी है. द रेन्यूअल फी फॉर द नेक्स्ट ईयर इज ऑल्सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बट क्योंकि उसने को आपने पहले ही पे कर दिया तो वो किस तरह से ट्रीट होगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस की तरह. क्लियर? नेक्स्ट पे आओ. कह रहा है फायर इंश्योरेंस 1,000 वॉज पेड ऑन 1 अक्टूबर 2015 फॉर 1 ईयर. इसका मतलब आपने 1 अक्टूबर 2016 तक के लिए पे किया, और ये ईयर एंड कब हो रहा है, 31 मार्च 2016. तो उस केस में होगा क्या कि ये जो 6 मंथ्स का आपने एडिशनल पे कर दिया, ये 6 मंथ्स किस तरह से ट्रीट होगा बेटा, प्रीपेड एक्सपेंसेस की तरह. एंड बाकी जो 6 मंथ्स का आपने पे किया है 1 अक्टूबर 2015 से लेके 31 मार्च 2016 तक, ये 6 मंथ्स आपका क्या हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, है ना, क्योंकि उस इंश्योरेंस का बेनिफिट आपको सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर ईयर के लिए मिलेगा. तो इसका 500 रेवेन्यू हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एंड 500 हो गया
प्रीपेड एक्सपेंसेस। देखो, हाफ ऑफ द इंश्योरेंस प्रीमियम परटेन्स टू द ईयर बिगनिंग ऑन 1 अप्रैल 2016, हेंस उसको हम प्रीपेड एक्सपेंस की तरह ट्रीट करेंगे और बाकी को रेवेन्यू एक्सपेंस की तरह। ठीक। एंड लास्ट देख लो, लास्ट कह रहा है कि टेम्पररी हट्स 1200 का आपने कंस्ट्रक्ट किया और ये कंस्ट्रक्शन ऑफ द सिनेमा हॉल के लिए ज़रूरी था। दे वर डिमोलिश्ड व्हेन द सिनेमा वॉज रेडी, उनको तोड़ दिया जाएगा जैसे ही सिनेमा हॉल बन जाएगा। इस पे हम बहुत बार डिस्कशन कर चुके हैं कि किस तरह का खर्चा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि ये हम बनवाएंगे किसके लिए, सिनेमा हॉल के कंस्ट्रक्शन के लिए। तो उसका पूरा पूरा खर्चा हम कहाँ डाल देते हैं बेटा, सिनेमा हॉल में। इसको आप लोग खुद रीड कर लेना। अबाउ इलस्ट्रेशन 4 पे, स्टेट विथ रीजंस हाउ वुड यू क्लासिफाई द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर। ओवरहाउलिंग एक्सपेंसेस फॉर द इंजन ऑफ अ मोटर कार टू गेट बेटर फ्यूल एफिशिएंसी। ओवरहाउलिंग एक्सपेंसेस क्या होता है हमने बता दिया था पहले ही, और इससे फ़ायदा क्या मिलता है, सिंपली इससे ये होता है कि आपका जो भी असेट है उससे आप ज़्यादा बेनिफिट जनरेट कर सकते हो, या कह लो कि उसकी जो कैपेसिटी है प्रोडक्शन की वो बढ़ा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसमें हम डिटेल डिस्कशन इसलिए नहीं करें क्योंकि हमने ऑलरेडी किया हुआ है। नेक्स्ट, इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस ऑफ 25 लाख इनकर्ड ऑन द ओपनिंग ऑफ अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन एन एग्जिस्टिंग बिजनेस। अब देखो, ये इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस है। जब आपने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया, उसको इनॉग्रेट किया, तो इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस का बेनिफिट कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको कई सालों तक मिले, क्योंकि लोगों को याद नहीं रहता। आपने इस साल इनॉग्रेट किया, इस साल इनॉग्रेशन के लिए आपने एक तरह से कह लो खर्चा किया, तो उसका बेनिफिट इसी साल मिलेगा। मतलब उससे जो आप कस्टमर जनरेट कर पाओगे सिर्फ करंट ईयर के लिए कर पाओगे। आपको फ्यूचर ईयर के लिए करना है तो फिर आपको एडवर्टीजमेंट कराना पड़ता है। तो ये किस तरह का खर्चा हो जाएगा बेटा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एंड लास्ट इज कंपनसेशन ऑफ 2.5 करोड़ पेड टू वर्कर्स हु ऑप्टेड फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट। वॉलंटरी रिटायरमेंट मतलब वो लोग अपनी मर्जी से रिटायर हो रहे हैं। जब वो मर्जी से रिटायर होते हैं तो वो कौन सी स्कीम होती है, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। उसमें वो रिटायर हो सकते हैं, और तब जब वो रिटायर हो रहे हैं, बेसिकली कंपनी पे कर रही है। अब खुद सोचो, जब कंपनी पेमेंट कर रही है तो उसको बहुत साल तक तो पेमेंट नहीं करना, उसको सिर्फ करंट ईयर के लिए पेमेंट करना है, और उसका ये जो एक्सपेंस है, खर्चा है, वो भी किसके लिए, फॉर करंट ईयर। तो इसका मतलब ये 2.5 करोड़ उसके लिए क्या हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर है? देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो हमने देख ही लिया, सेकेंड थर्ड भी देख रहे हैं। टिक पूरा पूरा करेंगे। देखो, इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस जो है, incurred on the opening of a new unit may help to explore more customers. This expenditure is in the nature of revenue expenditure, as the expenditure may not generate any enduring benefit to the business over more than one accounting period. And the amount paid to workers on voluntary retirement is in the nature of a revenue expenditure, since the magnitude of the amount of expenditure is very significant. क्योंकि 2.5 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट हुआ, but it may better to defer it over future years. आप चाहो तो उसको धीरे धीरे करके अपने PL में डाल सकते हो, बट वो है क्या, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही रहेगा। एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्यों रहेगा, क्योंकि उसका जो खर्चा है वो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर के लिए है एक्सपेंस है, फ्यूचर ईयर्स के लिए वो एक्सपेंस जनरेट नहीं करेगा। क्लियर? नेक्स्ट आओ क्वेश्चन नंबर 5। इलस्ट्रेशन 5 देख लेते हैं। कह रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स एज कैपिटल और रेवेन्यू। जब इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में भी आएगा, कहीं पे भी नहीं लिखा है कि आपको उसको एक तरह से कह लो जस्टिफाई करना है, तो सिर्फ इतना बताना है कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक, या रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट। 10,000 स्पेंड एज ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ द डायरेक्टर्स ऑन ट्रिप्स अब्रॉड फॉर परचेज ऑफ कैपिटल एसेट। आप क्या खरीदने गए, कैपिटल एसेट खरीदने गए, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। ठीक, अमाउंट रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स ड्यूरिंग द ईयर। ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब डेटर्स हो गए। अगर हमें डेटर से पैसा मिल रहा है करंट ईयर में, तो ये क्या हो जाएगा, रेवेन्यू रिसीट, है ना। जो हमें इनसे पैसा मिलेगा सिंपली वो कहाँ चला जाएगा, रेवेन्यू रिसीट होगा, क्योंकि उस जो कैश है उसका बेनिफिट हमें कब तक मिलने वाला है, सिर्फ करंट ईयर तक। नेक्स्ट, अमाउंट स्पेंट ऑन डिमोलिशन ऑफ बिल्डिंग टू कंस्ट्रक्ट अ बिगर बिल्डिंग ऑन द सेम साइट। अगेन आप असेट बना रहे हो और असेट बनाने का आपको बेनिफिट मिलेगा, है ना, क्योंकि आप बिगर बिल्डिंग अगर बनाओगे तो इसका बेनिफिट आपको लॉन्ग रन में मिलेगा, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। एंड लास्ट इज इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ अ मशीनरी डैमेज्ड बाय फायर। मशीन जिस पे आपने इंश्योरेंस कराया था, अगर हमें इस पे इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है तो कहीं ना कहीं कैश और बैंक मिलेगा, है ना, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, कैपिटल रिसीट। ठीक, क्योंकि इसका भी बेनिफिट आपको बहुत लंबे समय तक मिलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली असेट है। एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6।
आर द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर आर कैपिटल इन नेचर, सिर्फ ये बताना है कि कैपिटल है या नहीं है। Messrs. ABC and Company run a restaurant. They renovate some of the old cabins. Because of this renovation, some space was made free and number of cabins were increased from 10 to 13. Total expenditure कितना लगा बेटा? 20,000. सिंपली इसमें ये बता रहा है कि जब आपने रेनोवेशन कराया तो नंबर ऑफ केबिन्स बढ़ा, और नंबर ऑफ केबिन्स बढ़ा तो फ्यूचर में आप ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पाओगे, क्योंकि आप ज़्यादा लोगों को एट अ टाइम अपने रेस्टोरेंट में बैठा पाओगे, तो रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी बढ़ गई। तो हाँ, ये 20,000 कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक, फर्स्ट पॉइंट में देखोगे तो यही चीज़ लिखा है। Messrs. New Delhi financing company sold certain goods on installment payment basis. 5 customers did not pay installment. To recover such outstanding installment, the firm spent 10,000 on account of legal expenses. तो ये जो legal expenses आपने खर्चा किया है, क्या ये कोई asset create करने के लिए किया है? नहीं। क्या इससे असेट की कोई रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी बढ़ रही है? नहीं। ये तो नॉर्मल खर्चे हैं ना, डे टू डे खर्चे हैं, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा? नहीं। ठीक है, तो इसका ये जो 10,000 का ये लीगल एक्सपेंसेस हो रहा है, इससे कोई भी फ्यूचर जनरेटिंग कैपेसिटी या कह लो रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी नहीं हो रही, असेट की कोई भी इकोनॉमिक लाइफ नहीं इंक्रीज हो रही, तो उस केस में इस 10,000 को क्या हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट करेंगे? नहीं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट करेंगे, क्योंकि ये रिकरिंग एक्सपेंसेस है, डे टू डे बिजनेस के लिए एक्सपेंस हम कर रहे हैं। ठीक, एंड लास्ट इज Messrs. Bhallav and Company of Delhi purchased a machinery from Messrs. Shah and Company of Ahmedabad. Messrs. Bhallav and Company spent 40,000 for transportation of such machinery and the year ending is 31st March 2015. आपने ये 40,000 क्यों खर्चा किया? ताकि आप उस मशीनरी को अपने साइट पे मंगवा सको। तो जब मशीनरी आएगी तभी तो आप उससे फ्यूचर में कहीं ना कहीं रेवेन्यू जनरेट कर पाओगे। तो ये 40,000 किसके लिए? मशीनरी के लिए। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर? ये पूरा रीड कर लेना। अब आ जाओ हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे, जो कि एमसीक्यू फॉर्म्स में दिए हैं। अब आप बोलोगे मैम क्या ये एमसीक्यूज़ क्या ये एमसीक्यूज़ इंपॉर्टेंट है? हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा और उसमें वही चीज़ पूछेगा कि ये किस तरह का खर्चा या रिसीट है। देखो, सबसे पहले कह रहा है मनी स्पेंड 10,000 एज ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ द डायरेक्टर्स ऑन ट्रिप्स अब्रॉड फॉर परचेज ऑफ कैपिटल एसेट इज। इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। फिर देखो, ये सारे क्वेश्चंस वही हैं। लॉयर फीस आप दे रहे हो किसके लिए? फर्म फैक्ट्री साइट के लिए। तो हमने बताया था ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और पहले ही डिस्कस कर लिया है, तो दोबारा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। एंट्रेंस फीस ऑफ 2,000 रिसीव बाय राम एंड श्याम सोशल क्लब। तो जो एंट्रेंस फीस आती है, ठीक, ये एंट्रेंस फीस बेसिकली जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो कहाँ दिखाते हैं? लायबिलिटी साइड एंट्रेंस फीस। तो ये किस तरह का खर्चा है? कैपिटल रिसीट, क्योंकि आज आपको मिल रहा है ये पैसा, क्लब को ये पैसा आज मिल रहा है, बट इससे जो राम एंड श्याम है वो कई टाइम तक मेंबर बने रहेंगे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, सब्सिडी ऑफ 40,000 रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल बाय अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न इज। वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा मिला, तो ये जो वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा मिला ये क्या हो जाएगा? रेवेन्यू रिसीट, क्योंकि इनकम है ना। सब्सिडी मतलब क्या? इनकम, ठीक है, और इनकम मतलब सीधे सीधे रेवेन्यू रिसीट। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ मशीनरी डैमेज्ड ऑन कम्प्लीटली बाय फायर इज। इस पे भी हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया कि कैपिटल रिसीट है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव फ्रॉम यूटीआई इज। इंटरेस्ट क्या है? इनकम है, और इनकम है तो वो क्या हो जाएगा? रेवेन्यू रिसीट। नेक्स्ट, amount received from IDBI as a medium term loan for augmenting working capital is। ये आप लोन ले रहे हो, और हमने बताया था कि जब हम लोन लेते हैं तो आज पैसा आता है बट फ्यूचर में इसको धीरे धीरे करके रिटर्न करना होता है, तो ये कैपिटल रिसीट हो जाएगा। नेक्स्ट, रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट्स इज रिपोर्टेड एज पार्ट ऑफ अर्निंग इन द पीरियड इन विच। सिंपली अगर हम सेल ऑफ प्रोडक्ट की बात करें तो उसका रेवेन्यू हम बुक्स में कब रिपोर्ट करते हैं? जब सेल हुई है। जिस साल सेल हुई होगी उसी साल हम उसके रेवेन्यू को बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं एज पर अक्रूअल कंसेप्ट। ठीक, एंड लास्ट देख लेते हैं। इफ रिपेयर कॉस्ट इज 25,000, वाइट वॉश एक्सपेंसेस इज 5,000। बोथ दीज एक्सपेंसेस रिलेट टू प्रेजेंटली यूज्ड बिल्डिंग। Cost of extension of building 2,50,000 and cost of improvement in electrical wiring system is 19,000.
द अमाउंट टू द एक्सपेंस्ड इज द अमाउंट टू बी एक्सपेंस्ड इज मतलब रेवेन्यू की बात कर रहा है। ये जो 2.5 लाख है इससे तो तुम्हारा बिल्डिंग का एक्सटेंशन हो रहा है, मतलब आपकी असेट की लाइफ बढ़ रही है। एंड ये जो 19,000 ये भी इंप्रूवमेंट के लिए, तो इन दोनों को तो कैपिटलाइज करेंगे। और कह रहा है ये जो रिपेयर कॉस्ट और वाइट वॉशिंग है ये उन पे खर्च हो रहा है जो कि ऑलरेडी एक बिल्डिंग एक्सिस्ट कर रही है। तो ये 30,000 कहाँ जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंस में। तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, बस ये टॉपिक हम लोग का यहीं कंप्लीट होता है। अगर इस टॉपिक में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछना। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 2 to 3 मार्क्स की कवरेज एग्जाम में होगी ही होगी। हम सीए फाउंडेशन पेपर की बात कर रहे हैं कि यहाँ से 2 to 3 मार्क्स की कवरेज होती है, तो इस टॉपिक को छोड़ करके जाने की ज़रूरत नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।